हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में अच्छी खासी शुरुआत, शानदार शुरुआत। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आज सुबह लग ये रहा था कि वॉलिटिलिटी काफी हद तक देखने को मिलेगी इजरायल और ईरान के टेंशंस के बीच, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, लेकिन इन सभी चीजों को नकारते हुए भारतीय बाजार की वन साइड अप सर्ज अप मूव जो है वो बिल्कुल जारी है। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है और आने वाले 1.5 घंटे में भारतीय बाजार में इस मजबूती में आपको क्या करना चाहिए इस पर विस्तार से बातचीत होगी। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि 1.5 घंटे के लिए हमने आपके लिए क्या कुछ निकाल कर रखा है, कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि वॉच आउट करने आपको 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक, वायदा बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं ये आपको समझाएंगे। वहीं क्लोजिंग ट्रेड 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट की पैनल दोनों ही टेक्निकल और फंडामेंटल जुड़ेगी, उनसे जानेंगे कि आज के सत्र में उनकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या बन रहे हैं। ऑप्शन के चैंपियन हमारे खास पेशकश 2:40 पर ऑप्शन की दमदार रणनीति आपके लिए लेकर आएंगे। एक्सचेंजेस पर 3 बजे तक जो भी सारी खबरें आई हैं उनमें से सारी इंपॉर्टेंट टेकअवेज और खबरें आपके लिए मार्केट एक्ट 3 में 3:10 पर, यानी कि जब 20 मिनट बचे होंगे मार्केट्स को क्लोज करने में, तब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स आपको बताएंगे और साथ ही इवेंट्स यानी कि क्यूज ट्रिगर्स टू वॉच कल के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो भी इस वक्त बताएंगे। लेकिन बढ़िया मजबूती के बीच इस वक्त ट्रेड करते हुए मार्केट्स और निफ्टी करीब 220 अंकों की तेजी के साथ शरद दिन के उच्चतम स्तर पर। व्हाट अ मूव बाय इंडियन मार्केट्स टुडे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिकवरी ओवरऑल मार्केट्स में देखने मिला है। निफ्टी जो है 200 अंक उछल चुका है, 24,900 के ऊपर आ गया है, डेज हाई पे करंटली ट्रेड कर रहा है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 350 अंकों की तेजी है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस इनमें भी जो है बहुत अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, रिकवरी में स्ट्रेंथ आ रहा है, दिग्गजों में खरीदारी देखने मिल रही है। एक साइड रिलायंस है तो दूसरे साइड एचडीएफसी बैंक है, दोनों 1-1% चढ़े हैं, इनकी वेटेज ज़्यादा है तो ऑफकोर्स जो है बेंचमार्क इंडिसेस में जो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। वही अगर आईटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है इस सेगमेंट में, सेक्टोरल टॉप सेक्टोरल गेनर है, दिन का कोफोज 3% चढ़ा है। तेल गैस के शेयर में भी खरीदारी आई है, आईजीएल की बात करें तो 5% ऊपर है। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स देखा जा रहा है कि जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के जो इश्यूज़ आ रहे थे उसको जो है आप कह सकते हैं कि बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक मैक्रोस की भी बात करें तो डब्ल्यूपीआई डेटा 14 मंथ लोज पे आए हैं ना। जो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है अभी देखेंगे तो थोड़ा सा जो है गिरावट देखने मिल रहा है, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और सब चीज़ भारत के फेवर में है। मानसी, बिग बजर्स वाले कौन से स्टॉक रहेंगे आप बताएं। बिल्कुल, बजिंग मोमेंटम तो इनफैक्ट शरद आज हर तरफ नजर आ रहा है, लेकिन आज सुबह आपको याद होगा जब रुपया खुला था वहां पर करीब 10 पैसे की कमजोरी थी, निचले स्तरों से 23 पैसे की रिकवरी वहां पर भी आती हुई दिख रही है। सो पॉजिटिव फ्रॉम देयर। बिग बजिंग मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट का असर भी दिख रहा है और साथ ही खबरें जो एक एक कर आ रही है उसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। शुरुआत करेंगे टाटा मोटर्स से। दरअसल कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें, लगभग हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली का दवा स्टॉक झेल चुका है। 3 दिनों में ऑलमोस्ट 6% के डाउन ट्रेंड्स नजर आए हैं। जेएलआर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए गाइडेंस में कमी की है, जिसका एक असर टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस पर करीब 3.5% की गिरावट यहां पर हाथ लगी। इस पर हमने आपको रिसर्च कर भी बताया था कि प्रेजेंटेशन के टेकअवेज क्या हैं और क्या वो वजहें हैं जिनकी वजह से इस वक्त टाटा मोटर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। लेकिन ये तो हुई टाटा मोटर्स की बात, लेकिन आईटी सेक्टर में जबरदस्त एक्शन है। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे आईटी स्पेस ही है और आईटी मेजर्स, मिड कैप आईटी प्लेस में भी अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन टीसीएस पर नजर आपकी होनी चाहिए। सेलिंग ग्रुप डेनमार्क से कंपनी ने करार किया है। बिजनेस डेवलपमेंट इनोवेशन की खबर आती हुई जिसका एक पॉजिटिव आउटलुक स्टॉक प्राइस में। अक्रॉस सेक्टर भी अच्छा खासा रुझान है और टीसीएस के स्टॉक प्राइस में भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट 1.5 to 2% के गेंस के साथ इस वक्त कामकाज अच्छी खासी मजबूती पर देखने को मिला है। इसके अलावा रिपोर्ट्स जो ब्रोकरेजेस की आ रही है वो रिपोर्ट्स का भी इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। एचडीएफसी लाइफ आज सुबह एंटी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में पॉजिटिव रैशनल उन्होंने बताया कि उनको एचडीएफसी लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस प्ले अच्छे नजर आते हैं। इसके ठीक बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में 772 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। और साथ ही यूटीआईएमसी पर भी आज सुबह बाजार खुलने से पहले हमने आपको जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताई थी उसमें आपको यूटीआईएमसी का जिक्र कर बताया था। करीब 3% की तेजी इस वक्त है। मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट है। 1550 तक के टारगेट्स को एंटिसिपेट करके चल रहे 1266 के लेवल्स पर इस वक्त ये स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन साथ साथ क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स पर भी लगातार आपको नजर रखनी चाहिए। ये सुबह सुबह हमने आपको बताया था और सारे के सारे सेगमेंट्स पर नजर तो होनी ही चाहिए, लेकिन कच्चे तेल की चाल में जो उबाल नजर आ रहा है उसका इंपैक्ट जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड जैसे स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं करीब 3 से लेकर 6% तक की मजबूती। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का स्टॉक तो
काफ़ी अच्छा एक्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। इसके अलावा एविएशन, पेंट, सीमेंट, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं जो कि क्रूड इम्पैक्टेड सेक्टर्स गिने जाते हैं, तो इन पर भी नजर है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ये सारे स्टॉक्स में, जहां ब्रोकरेजेस के रेडार पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स के चलते हम देख रहे हैं HDFC लाइफ, UTIMC फोकस रेडार पर है। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कच्चे तेल की चाल के चलते, और टाटा मोटर्स में डाउनसाइड एक्शन है। लेकिन चलिए भारतीय बाजार में इस वक्त इंडेक्स वाइज क्या कुछ हो रहा है ये भी समझते हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। कहाँ हमने सोचा था कि आज वॉलेटिलिटी नजर आएगी, हो सकता है कि ये विदेशी बाजार से तो ठीक ठाक संकेत हैं, लेकिन भारतीय बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव्स ही दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इस वक्त अगर देखें दिन के उच्चतम स्तर पर 24,900 के भी पार निफ्टी ट्रेड करता हुआ, बैंक निफ्टी भी अपनी धीमी धीमी चाल चल रहा है, मजबूती वहां पर भी नजर आ रही है। बिल्कुल मानसी, देखिए निवेशक और ट्रेडर भी मैच्योर हो गए हैं, उनको अंदाजा लग गया है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए युद्ध वगैरह चीज़ें आती हैं जाती हैं, बाजार तो अपनी रफ्तार में चलता रहता है। लेकिन आज थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग है कि पूरी तरह से बाजार ने दरकिनार किया है युद्ध वाली खबरों को, टेंशन को। हालांकि वहां पर अभी डीएस्केलेशन के कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। इजराइल और ईरान अभी भी एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं। बातचीत ये निकल के आ रही है, ट्रम्प ने पेशकश की है मध्यस्थता करने की, लेकिन ऐसी कोई संकेत नहीं आए हैं कि ये युद्ध अभी थम जाएगा। और सरप्राइजिंग ये है कि आप देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में क्या गजब की रिकवरी है। अगर आप मिड कैप का इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 100, तो करीब करीब 1000 पॉइंट इंटरडे की रिकवरी है। और फिलहाल 400 के ऊपर आपको निफ्टी मिड कैप दिखेगा। स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी करीब 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी है। तो बेहतरीन सत्र आज का है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि अभी यहाँ से ऐसा नहीं कि इस टेंशन को पूरी तरह से भूल के आपको बिल्कुल सामान्य रफ्तार से बाजार में आ जाना चाहिए, नहीं। अभी भी सतर्क रहने का वक्त है। और ओवरनाइट पोजीशन लेना अभी भी काफ़ी रिस्की है कि कल को क्या हो जाए पता नहीं। ईरान ने तो कहा है कि अगर युद्ध गहराता है, अगर कुछ टेंशन बढ़ती है तो पाकिस्तान उसके इशारे पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कौन से देश इसमें आएंगे आगे? ईरान के अधिकार क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ से तमाम शिप्स गुजरते हैं, स्पेशली ऑयल टैंकर्स। 20% ऑयल की सप्लाई वहीं से होती है। क्या वो तनाव खत्म हो गया? नहीं, वो तनाव अपनी जगह पर है। अब ये बाइंग हो रही है। देखिए अच्छा संकेत है, ठीक है, मतलब बाजार तेजी का हो तो अच्छा ही लगता है। और अच्छी चीज़ ये भी है कि शुक्रवार की जो भी गिरावट थी बाजार ने ना, उसकी ना सिर्फ बाजार ने आज पूरी की पूरी रिकवरी की, बल्कि और ऊपर की चाल दिखाई है। करीब 250 अंक ऊपर है निफ्टी। और जो हम रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहे थे कि 24,900 से लेकर 25,000 के रेंज में निफ्टी जाके फंस सकता है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, वहां पर आकर निफ्टी खड़ा है। तो सलाह ये है कि अभी भी कॉशियस रहने का समय है और ओवरनाइट पोजीशन ना ले जाएं तो ही बेहतर है। अपने एक्सपर्ट्स आगे समझेंगे भी। लेकिन जो ऑप्शंस के डेटा जो संकेत दे रहे हैं, जो सपोर्ट है वो थोड़ा शिफ्ट होकर जरूर ऊपर आ गया है। अब 24,800 से 24,700 के बीच में ऑप्शंस के डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां पर सपोर्ट आ गया है। 24,500 काफी मजबूत वाला सपोर्ट, वो लग रहा है कि ये प्रोटेक्टेड है, नियर टर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो रेजिस्टेंस है 25,000 पर एक छोटा रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25,200 बाजार के लिए एक हर्डल का काम करेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो सपोर्ट लेवल शिफ्ट होकर थोड़े से ऊपर इसके भी आए हैं। 56,000 के आसपास के हम इंडेक्स को देख रहे हैं। निफ्टी बैंक को 55,500 पर सपोर्ट है, 56,000 पर छोटा सा रेजिस्टेंस है। 56,000 पार हो जाएगा तो फिर से 11,000 पॉइंट को खुल जाएंगे बाजार, वहां जाने की कोशिश शायद कर सकता है जहां पर हमने देखा था। लेकिन यह है कि मतलब बाजार को देख के लग रहा है कि नहीं, घबराहट का माहौल नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक्स थे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि उन पर इंपैक्ट होगा, अभी तक तो हम कोई खास असर उन पर देख नहीं रहे हैं। तो बाजार थोड़ा सा मैच्योरिटी यहाँ से दिखाते हुए जरूर दिख रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे जरा ये समझते हैं कि आपकी रणनीति अभी बाजार में होनी क्या चाहिए और स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहाँ पर मिलेंगे इस वक्त। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। हरीश जी, बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? जो तनाव था युद्ध का, बाजार ने फिलहाल तो लग रहा है कि नहीं उसको डिस्काउंट किया है। आप कैसे देख रहे हैं और कैसे गाइड करेंगे आप ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। हमने फ्राइडे के सरप्राइजिंग अपमूव के बाद आज के दिन भी देखा जाए तो एक फॉलो अप बाइंग बिल्कुल देखने मिल रहा है निफ्टी में। निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई
के पास चल रहा है। तो जिस तरीके से निफ्टी में मोमेंटम बिल्टअप कर रहा है हो रहा है, तो कहीं भी ऐसा कुछ वीकनेस अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। हावेवर ऊपर के लेवल्स जो है रेजिस्टेंस अभी भी होल्ड है। जो 25,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर निकलता है तो 25,110 के अराउंड है। तो अभी भी ये जो प्रीवियस जो रेंज था कंसोलिडेशन का रेंज, तो अभी भी निकला नहीं है इंडेक्स, तो वही कंसोलिडेशन में है। तो अभी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स जो है एक अपर रेंज के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है जब तक 25,110 के लेवल नहीं निकलता है। तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार हम लोग नीचे डिप में बाई करने के चांसेस मिल सकते हैं। तो मेरा यही राय रहेगा कि थोड़ा बहुत लाइट रहे पोजीशंस में, क्योंकि जिस तरीके से जियो आपने सही बताया कि जियो पोलिटिकल इशू अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से बाइंग लिमिटेड कम कम रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है कई बार ऊपर कई बार नीचे, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। इंडेक्स में थोड़ा लाइट पोजीशन रखना चाहिए। में लाइट प्रेशर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। और इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप करीब 400 अंकों की मजबूती दिखाते हुए निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पर। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया होना चाहिए। तो फिर चलिए सीधा क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ ही रुख करते हैं। गुड आफ्टरनून हरीश, बताइए कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके रेडार पर? मानसी जी, मेरा आपका पहला स्टॉक है, मेरे पास दो स्टॉक्स है रडार पे। पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। देखिए अपोलो हॉस्पिटल हमने पिछले हफ्ते में भी हमने कवर किया था। मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5% का गेन दिखा रहा है और एक चैनल का ब्रेकआउट भी दे रहा है स्टॉक प्राइस पे। तो मुझे लग रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा करंट लेवल से बाइंग का सिनेरियो दिखा रहा है। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में टारगेट 7,300 का बनेंगे और उसके ऊपर 7,400 का। तो मुझे लग रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल्स बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6920 का और होल्ड करना चाहिए पोजिशनल के लिए। और दूसरा है मेरा स्टॉक है, देखिए रियल एस्टेट में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक में पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिला था, फिर से एक बार रिबाउंस देखने मिल रहा है। उसमें से एक पहला स्टॉक है ओबराय रियलिटी। देखिए ओबराय रियलिटी पिछले हफ्ते में थोड़ा डिप देखने मिला था और वहां से शार्प रिकवरी भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लगा कि ओबराय रियलिटी में और वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। ओबराय रियलिटी बाय करने की राय रहेगी मेरी। और ऊपर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनेंगे 2050 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1850 का। जी बिल्कुल। और हरीश, इसके अलावा ऑफ कोर्स आपके जो पिक्स जो है हमारे सामने आ गए, खास करके रियलिटी स्टॉक्स पे बहुत अच्छी मोमेंटम आई है, रिकवरी। और देखा जाए तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है सेकंड लार्जेस्ट गेनर भी बन गया है आपके पूरे मार्केट्स में। लेकिन ऑफ कोर्स आईटी स्पेस में भी जो है मेरी सवाल रहेगी, आईटी जो स्पेस है पिछले 2 सेशन से बहुत स्ट्रेंथ दिखा है। ऑफ कोर्स वॉलिटिलिटी आई थी बाजार में, लेकिन आईटी एकमात्र सेक्टर था जो दिन के शुरुआत में भी स्ट्रेंथ दिखाया। तब आईटी में ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स नेम्स भी हैं, मिड कैप नेम्स भी हैं, जिसके वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड में। हरीश, टेक्निकली आईटी स्टॉक में आपके क्या पिक रहेंगे, ज़रा बताएं। जरा जी, अगर आईटी स्टॉक में देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है पिछले हफ्ते पे और इस हफ्ते में भी, कहीं पे ज्यादा कुछ वीकनेस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक है इसमें मेरे डारा पे जो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स एक अच्छा करंट लेवल्स पे बाइंग का सिनेरियो दिखा रहा है। जिस तरीके से मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है और वॉल्यूम के साथ गेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसका मोमेंटम ऊपर की ओर कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो ऊपर लग रहा है कि 6300 तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। 6300 लेवल तक हम ऊपर की ओर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट्स का। और किसी को बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ऊपर 6300 का लेवल सिमुलेट बेस में दिख रहा है, अगर ये निकलता है तो मुझे लग रहा है 6500 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। और करंट लेवल से किसी को बाय करना है तो मुझे लग रहा है कि 5850 का स्टॉक मेंटेन करके बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स। मुझे लग रहा है परसिस्टेंट अच्छा करंट लेवल्स पे अच्छा है। और दूसरा दूसरा चीज है कि इन्फोसिस मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि इन्फोसिस का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन्फोसिस में भी एक ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते में और कंसोलिडेशन हो रहा है अभी। देखा है तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के आसपास ही है स्टॉक प्राइस इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में भी एक इनवर्स एक्सपोनेंशियल का पैटर्न भी फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस सिस्टम भी एक अच्छा रहेगा लेवल्स पे। मुझे लग रहा है कि 1720 तक ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक बिल्कुल बाउंस करते देखने मिल सकता है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में भी मेरा बाइंग का रहेगा। एक परसिस्टेंट सिस्टम्स और एक इन्फोसिस का बाइंग है। और इन्फोसिस में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1580 का और होल्ड करना चाहिए और टारगेट्स बनेंगे 1720 का।
चलिए, ये मिड कैप आईटी पर इन पर्टिकुलर परसिस्टेंट सिस्टम पर एक नजरिया बनता हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस वक्त साइप्रस में हैं। दरअसल G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन उनकी बातचीत और संबोधन आइए सबसे पहले सुनते हैं। हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष तो साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया और संबोधन वहां से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए वो पहुंचे हैं, कनाडा जाने वाले हैं और साथ साथ कई सारे अहम मुद्दों पर इस समिट में बातचीत भी होती रहेगी और इनसे जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल जवाब और बाकी का एक्शन जारी रहेगा, आप बने रहें। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में करीब 1-1.25 घंटे के आसपास का सत्र रह गया है, लेकिन बाजार में कोई शेडिंग नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि बाजार में जो एक गर्मी का जोश का माहौल बना उसमें कोई प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो। 240 अंक ऊपर है निफ्टी, 24,950 के आसपास है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों के आसपास का उछाल है। एक और चीज़ बेहतर हुई वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। सुबह सुबह जो हमने देखा था कि लगभग गिरने वाले शेयरों की तादाद चढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले करीब 3 गुना हो गई थी, अब बराबरी का मामला है। 1333 शेयर इस वक्त आप देखेंगे कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 1392 शेयर निफ्टी में है जहां पर आपको लाल निशान दिखेगा। तो ये रेशियो भी धीरे धीरे सुधर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और शेयरों के बारे में जरा राय लेते हैं। हरीश जी, एक बार जरा इंटरग्लोब एविएशन आप चेक करके बताइए। शुक्रवार को हमने तेज गिरावट देखी, लेकिन आज रिकवरी वाला मोड हम देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में भी 1.5-2% के आसपास की तेजी है। और एक और चीज हो रही है, जो विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, तो थोड़ा सा ना टाटा ग्रुप की जो एयरलाइंस मतलब एयर इंडिया से भरोसा लोगों का थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि डगमगाया हुआ दिख रहा है। बेनिफिशियरी कौन है? इंडिगो। जरा बताइए कि तेजी क्या यहां से और हो सकती है? क्या एक बाय का सौदा लेना चाहिए? अभिषेक जी, बिल्कुल। हमने फ्राइडे के दिन एक मार्केट के सेल ऑफ के टाइम पे इंडिगो में भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला था। ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन 4% डाउन था इंडिगो स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर देखा जाए तो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी भी सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। 5150 का सपोर्ट रेंज था, वहीं से रिकवरी देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि 5150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अभी फिलहाल के लिए, तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, इसका ओवरऑल चार्ट में पॉजिटिव ही मोमेंटम दिखा रहा है। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली मूवमेंट आ सकता है ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिला था, अभी भी वहां पे बीच में गैप फॉर्मेशन है। तो गैप
चार्ट फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए 5450 का लेवल रेजिस्टेंस है इमीडिएटली। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट के चलते स्टॉक में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी तेजी का ही है। अगर बाइंग है तो किसी के पास होल्ड करना चाहिए। और ऊपर की ओर एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन रहा है 5650 का, इसके ऊपर निकलने के लिए ऑलमोस्ट 3 बार कोशिश कर चुका है स्टॉक प्राइस, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि वही रेजिस्टेंस मान के चले 5650 का। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता, मुझे लग रहा है कि ये रेंज में रह सकता है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाई करना है, जो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करना चाहिए। 5150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट बनेगा 5450, बाद में 5650। ये दो टारगेट्स के लिए कोई शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल प्ले कर सकते हैं करंट लेवल से। ठीक है, इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू। सुब्रोस जो कि हमारा डीप डाइव रिसर्च वाला शेयर था और इस पर अभिषेक गाव शिंदे ने काफ़ी डीप एनालिसिस की थी इटिनो स्वदेश पर ही, और जिन्होंने उनके एनालिसिस पर भरोसा करके पैसे लगाए होंगे उनको भी फायदा हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले एक महीने में ये शेयर हो गया है करीब 1.5 गुना। और जब से ये खबर आई है कि अब सभी नए ट्रक्स के केबिन में एसी अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से, तब से शेयर की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 17% ऊपर और डे हाई पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक तरफा दौड़ लगाई है, 1000 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया शेयर। ये हरीश भाई 1000 के आसपास आ गया, मतलब क्या कमाल की रफ्तार रही है सुब्रोस की। जरा चेक करके बताइए कहां तक ये जाता हुआ आपको दिख रहा है, और क्या नई सवारी करनी है या फिर अब थोड़ा सा रुक जाएं? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने जिस तरीके से आपने इसको कैच किया राइट टाइमिंग पे, तो बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा जो भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक चार्ट स्ट्रक्चर पे थोड़ा रेजिस्टेंस के पास आ चुका है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 17% का गेन दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1000 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास थोड़े थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो और थोड़ा वेट करें नीचे लेवल से फिर से ऐड ऑन करने के लिए। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन बन रहा है इसमें 880 के अराउंड। तो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन बिल्कुल देखने मिल सकता है कभी, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे डिप्स में बाई करना चाहिए, करंट लेवल से बाइंग अवॉइड करना चाहिए। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से रैली देखने मिला है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो डिप्स में बाई करने की राह है 880 के लिए। अगर किसी को ऑलरेडी बाइंग है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर से एक बार नीचे डिप्स में बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। पोजीशन है तो पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। हमारे डीप डाइव रिसर्च खास सेगमेंट का हिस्सा बना सुब्रोस, और जब से हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बना है तब से वन साइड अप मूव स्टॉक में नजर आ रहा है, अच्छी खासी मजबूती, और ये मजबूती पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की भी मोहर लगती हुई निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके भी मिलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर पोजीशंस हैं या तो उसे इंटैक्ट भी रखकर चल सकते, कन्विक्शन काफी है स्टॉक में, और पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो नजरिया भी अपनाया जा सकता है। लेकिन चलिए, हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। वैसे तो मार्केट में अच्छा खासा एक्शन और इस वक्त बढ़िया गेन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आज सुबह से ही राजेश जी हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लार्जर आईटी कंपनियां हो चाहे छोटी मझौले आईटी स्टॉक्स हो, अच्छा खासा एक्शन और कमेंट्री भी काफी अच्छी खासी नजर आती हुई, जिसका एक पॉजिटिव बूस्ट है जो कि इस सेक्टर को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं आईटी सेक्टर को एंट्री अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, और जिनकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं उनके लिए भी? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और भी जो पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि आईटी में थोड़ी सी बढ़त देखी जा रही है, और अगर आप पिछले हफ्ते की भी परफॉर्मेंस पे देखो तो शुक्रवार को प्राइस सारे सेक्टर्स में बिकवाली थी। ईरान इजराइल की जो खबरें आई उसके बाद अ, सारी सेक्टर्स में बिकवाली होने के बावजूद हमने देखा था कि आईटी और फार्मा, ये दो ही ऐसे सेक्टर थे जहां खरीदारी चल रही थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि वहीं पे थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी खासी है। कारण कई हो सकते हैं। एक तो रुपए में लगातार कमजोरी बनी हुई है, जिसके कारण से ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, फिर वो आईटी हो फार्मा हो, इनको फायदा होता है करेंसी का। दूसरे अगर आप देखो तो पिछले 2 साल 1.5 साल से आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है, बावजूद इसके कि कंपनियों जो खास करके दिग्गज कंपनियां, उनके बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव है, कई जगह अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं, नए नए सेक्टर्स में काम कर रही है, बावजूद उनके लोगों को ऐसे लगा कि आईटी का
कुछ हो नहीं सकता है और ट्रम्प साहब के आने के बाद जो भी दिक्कतें आई उससे आईटी में अच्छी खासी बिकवाली देखी गई, अंडर ओनरशिप है बाजार में। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो 2-4 दिन में 5 दिन में बढ़त हुई है उसके बाद भी कुछ अच्छे स्टॉक्स है, खास करके दिग्गजों में, जैसे कि इन्फोसिस है, उनकी अगर बैलेंस शीट वगैरह देखो तो बहुत शानदार है, डिविडेंड अच्छा देती है, कंपनी अच्छा काम काज कर रही है। तिमाही दर तिमाही ऑर्डर इनफ्लोज भी ठीक-ठाक हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो नए एरिया जैसे कि एआई, क्लाउड वगैरह में भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। इवन टीसीएस या टेक महिंद्रा ये सब कुछ एक दिग्गज नाम है जहाँ इस वक़्त नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आईटी सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती और इस मजबूती पर टेक्निकल नजरिया अब तक आपको मिल रहा था, फंडामेंटल टेक भी आपके पास है। लेकिन चलिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं बिग एक्शन वाले स्टॉक्स लेकर। सृष्टि, टाटा मोटर्स पर आपकी रिसर्च जो सुबह थी वो तो बिल्कुल नजर आ रही है और रंग भी ला रही है। इनफैक्ट देखिए जिस तरह से आपने कहा था उसी तरह स्टॉक में मूवमेंट डाउनसाइड नजर आ रही है। बताइए बिग एक्शन कैटेगरी में क्या है। गुड आफ्टरनून। जी हाँ, टाटा मोटर्स निफ्टी का टॉप लूजर जरूर साबित हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो जेएलआर की इबिट मार्जिन गाइडेंस उन्होंने कट की है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। बट इसके अलावा ढेर सारे और भी काउंटर्स है जहाँ पे एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए स्टरलाइट टेक, ये पहला स्टॉक हम लेकर आए हैं जहाँ पे 10% तक की जो है उछाल आज हम देख रहे हैं। हाल फिलहाल कंपनी को बीएसएनएल से एक बड़ा ऑर्डर मिला था, उसके बाद जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो सबसे लेटेस्ट न्यूज फ्लो आई है वो है डेटा सेंटर से रिलेटेड, जहाँ पर कंपनी ने न्यू जनरेशनल डेटा सेंटर के सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है। एआई डेटा सेंटर इंफ्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये एक नया डेटा सेंटर कंपनी लेकर आ रही है और इसके चलते आप देखिए 10% का उछाल फिर से आज हम स्टरलाइट टेक में देख सकते हैं। इसके अलावा नजर आ लिए कुछ केमिकल काउंटर्स पे, खास तौर से पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन, ये दो काउंटर्स हैं जहां पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही सिर्फ दोनों काउंटर्स पर उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाई है बल्कि लक्ष्य भी बढ़ाया है। सबसे पहले बात करें पीआई इंडस्ट्रीज की तो वहां पर उन्होंने रेटिंग अपग्रेड करके ओवरवेट कर दी है, लक्ष्य 5000 के कर दिए हैं। साथ ही नवीन फ्लोरीन पे भी रेटिंग अपग्रेड करके इक्वल वेट की है और लक्ष्य 4160 के किए हैं। उनका कहना है कि जो एग्रोकेमिकल मार्केट है वहां पर एक बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही इंडिया की स्पेशलिटी केमिकल प्ले में 30 से 35% जो है एग्रोकेमिकल का हिस्सा है, उसमें से भी आधा वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस बढ़ती मांग को लेकर कंपनीज जो है बेहतर प्रदर्शन आगे भी दिखा सकती हैं और उसको लेकर दो काउंटर्स पर बुलिश है। इसके अलावा यूटीआई एएमसी पर नजर डालिए क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते हुए नजर आए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 1550 के दिए हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में जो कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है उसको अभी तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आगे भी ग्रोथ आउटलुक पर वो पॉजिटिव है क्योंकि FY 25 से 27 के बीच में इनके कोर AUM में 17% की साल दर साल बढ़त, आय में 13% और प्रॉफिट में 20% की बढ़त की वो उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और आखिरी में लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में एक आज जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। देखिए एसबीआई लाइफ, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है ही। HDFC लाइफ पे एक काफी पॉजिटिव नोट भी आया है एंटिक का, बट इसके अलावा अन्य जो इंश्योरेंस काउंटर्स हैं उनमें भी आज एक जबरदस्त एक्शन है। तो इस पूरे सेक्टर में आज एक अच्छा उछाल है। जी धन्यवाद सृष्टि। इंपॉर्टेंट बिग एक्शन स्टॉक्स कहाँ पे एक्शन आ रहा है वो आपके स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, खास करके लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में एंड किया। लेकिन एक फोकस लगाते हैं PSU बैंक्स में। डायरेक्टर साहब, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक्स, इन स्टॉक्स को आप फायर करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, ये सारे स्टॉक्स देख रहे हैं डेज लो से जो है एक अच्छी मूव दे रहे हैं। डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यहाँ पे जो है एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, डेज लो से जो है रिकवरी अच्छी चल रही है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है राजेश जी बात करेंगे PSU बैंक्स को लेके। डोमेस्टिक फेसिंग है, ज़्यादा कुछ ग्लोबल इनका कनेक्शंस है नहीं। PSU बैंक के वैल्यूएशंस भी चीपर रहते हैं अगर आप प्राइवेट बैंक्स के बारे में बात करें तो। राजेश जी ज़रा बताएं कि PSU बैंक्स कैसे प्लेस है यहाँ पे अभी। देखिए बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। अगर आप देखो तो ऊपर के लेवल से जो हालिया हाइस बनाए 52 हफ्ते के या जो भी, वहां से अब बहुत नीचे हैं, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से
कोई बहुत विशेष नीचे नहीं है। तो दोनों ही कंपैरिजन अगर देखो तो पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है। दूसरे बैलेंस शीट सबकी क्लीन हो चुकी है, एनपीएस वगैरह अब मैनेजेबल लेवल्स में है। खास करके अगर मैं एक दो स्टॉक को इसमें चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि दिग्गज में तो स्टेट बैंक का ही नाम आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है और नंबर्स ठीक ठाक आए थे। लेकिन इसमें जो स्मॉल कैप या मिड कैप की कैटेगरी में अगर कोई एक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे नजर रखना चाहिए। पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है सारे पायदान पे, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो, एडवांसेस के, एनआईएम्स के, एसेट क्वालिटी के, सब पे अपने पीयर ग्रुप से बेहतर पड़ा है। कुछ क्यूआईपी करके उन्होंने पैसे भी उठाए हैं अपनी लिक्विडिटी सुधारने के लिए। दूसरे अगर आने वाले दिनों में भी कोई जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार करने के लिए हो सकता है कि फर्दर फंड रेज हो, तो उन सारे पायदान पे मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत खरा उतरा है, खास करके एसेट क्वालिटी और नई टेक्नोलॉजी वगैरह में जो जा रहे हैं वो सबको लेकर के। तो हमारी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक 70 रुपए के टारगेट आने वाले 12 से 18 महीने पे अचीव कर सकता है। तो हमने यहाँ पे हमारे क्लाइंटों को भी स्टेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी की सलाह दे रखी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑफ कोर्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो है बड़े अनाउंसमेंट्स भी आ सकते हैं, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। लेकिन हरीश, एक टेक्निकल पिक भी हो जाए, पीएसयू बैंक्स में कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको और यहाँ पे कमाई के मौके कहाँ से बन सकते हैं, ज़रा बताएं। शरद जी, हमारे देखिए अगर टेक्निकल पिक की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें पीएसयू बैंक्स में एक किसी का कंसिडर करना चाहिए तो इंडियन बैंक कंसिडर करना चाहिए। देखिए, इंडियन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर स्पेशली बात करते हैं तो एक लंबा कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का। उसके बाद ये निकल के स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास टच किया था पिछले हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन बैंक एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और मुझे लग रहा है कि इंडियन बैंक में एक पोटेंशियल है ऊपर 700 से लेकर 750 तक भी जाने के लिए लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन बैंक किसी को पीएसयू में ऐड करना है तो मुझे लग रहा है कि इंडियन बैंक को ऐड करना चाहिए करंट लेवल्स पे भी, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट सेटअप बना हुआ है लॉन्ग टर्म में तेजी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 600 के ऊपर टिका होता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि 700 से 750 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन बैंक अच्छा करंट लेवल बेटर रहेगा बाय करने के लिए पीएसयू इंडेक्स पे। ठीक है, इंडियन बैंक डे हाई पर फिलहाल कारोबार कर रहा है और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है शेयर ने। 634 रुपए का फिलहाल भाव है, लेकिन बाजार में आज रिकवरी बहुत अच्छी आई है और आपने जो सुबह लेवल सुने होंगे उसमें थोड़ा बदलाव करने का समय भी हो गया है। एफएनओ में किस तरह की पोजीशन बनी है, कौन से एक्टिव कॉल और कौन से एक्टिव पुट्स हैं, कहां पर वाई ज़्यादा है या फिर कहां पर कम है, ये जरा समझ लेते हैं। पूरा एक विश्लेषण लेकर हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताइए कैसी पोजीशनिंग हो रही है आज वायदा बाजार में? जी अभिषेक जी, अगर बात की जाए आज इंडिया विक्स की तो अभी करंटली ये करीब 14.77 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे पीसीआर को काफ़ी देखना चाहिए हमें। करंटली पीसीआर जो है अभी 1.2 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि सुबह करीब 0.7 पे था। वहीं अगर मैं मोस्ट एक्टिव पुट की बात करूं तो वो 24,800 पे है, और मोस्ट एक्टिव कॉल की बात की जाए तो वो करीब 25,000 पे है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि जो 24,800 की पुट है वहां पे पुट राइटिंग हो रही है, और जो 25,000 की कॉल है वहां पे कॉल बाइंग हो रही है। इसका मतलब मार्केट में तेजी साफ झलक रही है, और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा भी बता रहा है। वहीं अगर मैक्स पेन की बात की जाए तो वो भी 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पर ही है। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं तो जो मॉर्निंग में पीसीआर था वो 0.74 था, और अभी ये 0.86 हो चुका है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 56,000 पे है, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो भी 56,000 पर ही है। वहीं अगर निफ्टी में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 26,000 पर है, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो 24,800 पर है। एक चीज जो फोकस करने वाली है यहाँ पर, जो कॉल बाइंग का नेचर है वो करीब 25,600 तक की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल की बाइंग की जा रही है। वहीं पुट राइटिंग हो रही है वो 25,500 की स्ट्राइक प्राइस तक कंटिन्यूअसली, जो पीछे की स्ट्राइक प्राइसेस हैं उसमें भी पुट राइटिंग देखी गई है। वहीं अगर मैं बैन सिक्योरिटीज इन बैन की बात करूं तो लगभग मोर और लेस सुबह जैसा ही हालात हैं, बट आईईएक्स पे एक नजर रहेगी जो जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 81% है। तो हो सकता है ये बैन लिमिट से बाहर आ जाए, बट ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी 1 घंटा करीब ट्रेड में बाकी है। अगर मैं चार्ट्स की बात करूं या F&O के बाद,
तो हमने करीब देखा था कि पिछले कुछ 20 या 22 सेशन में एक कंसोलिडेशन रहा था, उसके बाद 25,000 का एक ब्रेकआउट दिया था, फिर वहां पे वापस कंसोलिडेट हुआ था और वापस ये जो न्यूज़ आई थी हमारी ईरान वाली, इजराइल वाली, उसके बाद ये नीचे आया और वापस उसी रेंज में फंस गया था, जो कि रेंज करीब थी 24,400 से लेके 25,050 तक की। आज अगर मार्केट को देखा जाए तो लगभग वहां से सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है। तो अगर ये वापस उस रेंज को तोड़ता है तो फिर हम एक बड़ी तेजी की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है पुलकित, बहुत शुक्रिया। तो साफ है कि बाजार में जो माहौल है थोड़ा सा अप ट्रेंड का है। राइटिंग यानी कि बिकवाली, जो नीचे वाले जो पुट्स हैं वहां से लोग एग्जिट कर रहे हैं और ऊपर वाली कॉल में पोजीशंस ऐड हो रही हैं। ये लबोलुबाब है पुलकित ने जो आपको विश्लेषण दिया। 1% ऊपर करीब करीब निफ्टी आज कारोबार कर रहा है 24,936। तो ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन था 100 पॉइंट का, फिलहाल उसके बीचों बीच निफ्टी आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। 25,000 अगर क्रॉस करता है तो फिर 200-250 पॉइंट की और गुंजाइश बन जाएगी। कुछ और शेयरों की जरा चर्चा करते हैं जहां पर आज हम तेज एक्शन देख रहे हैं। स्टरलाइट टेक, इनको एक ऑर्डर की खबर आई थी 2-3 दिन पहले भारत नेट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, और कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। फिर से आज हम देख रहे हैं कि 14% के आसपास की बाइंग है। उस दिन हमने देखा था कि करीब 10-15% चला था शेयर, ये 75 रुपए का वाला शेयर अब आ गया है 95 रुपए के ऊपर। राजेश जी, ऑप्टिक फाइबर केबल मतलब आगे भविष्य तो ठीक ही दिखता है सोच के, जरा कंपनी के बारे में गाइड कीजिए। स्टरलाइट टेक कैसे आप देख रहे हैं? तेजी तो बड़ी शानदार हो रही है इसमें। जी सही कहा आपने, जिस तरह के डेटा वगैरह की खपत बढ़ती जा रही है और डेटा सेंटर्स वगैरह की डिमांड आ रही है और जो नए ऑर्डर्स मिले उन सब चीजों को देखते हुए स्टरलाइट टेक का एटलीस्ट ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस जो है वो अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। बट दिक्कत ये है कि पिछले कुछ दिनों में ही अच्छी खासी बढ़त हो गई, आज ही के आज में 15-16% बढ़ चुका है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, नो डाउट, बट इसकी खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से 85-88 रुपए ज्यादा बेहतर लेवल्स होंगे जहां पर ये एंट्री की जा सकती है। थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, उसके बाद खरीदारी करें। ठीक है, थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, उसके बाद आपको एंट्री करनी है अगर आपको नई खरीद करनी है स्टरलाइट टेक में। तो आज की तेजी में बाजार के मेटल शेयरों का भी सपोर्ट मिल रहा है और एक शेयर है जिसने शुरुआत तो कमजोर की लेकिन क्या बढ़िया रिकवरी दिखाई, वो है हिंदुस्तान कॉपर का। आज क्लोजिंग ये निश्चित तौर पर अच्छी देने जा रहा है, करीब 4% के आसपास का उछाल है, 263 रुपए के आसपास के भाव हैं। और चाइना से अगर अच्छे डेटा आते रहेंगे, आज एक उनके रिटेल सेल्स का अच्छा नंबर आया है, तो निश्चित तौर पर सपोर्ट करेगा। ये थोड़ा सा ग्लोबल लिंकेज वाला है, वोलेटाइल होता है, लेकिन 3 सत्र की जो गिरावट थी उस पर ना सिर्फ ब्रेक लगी है बल्कि अच्छी बाइंग आज के सत्र में हो रही है। हरीश जी, हिंदुस्तान कॉपर, इसको क्या प्लस करने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, अगर हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट से देखते हैं, देखिए लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड देखने मिला और बाद में वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट 180 लेवल से। तो आज के दिन पिछले हफ्ते में भी एक 200 डे मूविंग एवरेज पे क्रॉस किया था लेकिन टिक नहीं पाया। तो आज के साथ में फिर से एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दे सकता है शायद, ऑलमोस्ट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्ट्रक्चर में टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है क्लियरली। और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज का अगर क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लग रहा है कि ये एक टर्न अराउंड देखने मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म्स में चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म का। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में लग रहा है कि एक नेगेटिव टू पॉजिटिव बनते जा रहा है और करंट लेवल्स पे भी बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं चार्ट में, स्टॉक्स में। और ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस एक बन रहा है 280 के अराउंड। अगर 280 का अराउंड अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है 320 तक। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर ग्रेजुअली अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। तो अगर किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 245 का। और करंट लेवल्स पे बाइंग मैं एडवाइस करूंगा और ऊपर के शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स बनेंगे 300 के लेवल्स के इमीडिएट बेस पे। ठीक है, 300 रुपए तक के टारगेट बन जाएंगे हिंदुस्तान कॉपर के लिए। जो इसका नतीजे आए थे वो भी काफी अच्छे आए थे, हर फ्रंट पर कंपनी नतीजे अच्छे रहे थे और अब देख रहे हैं कि शेयर में तेजी है। ऑलमोस्ट 6 महीने के ऊपरी स्तर पर जाकर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च और कुछ और बेहतरीन शेयर अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आपके लिए सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
और एनआरआई? अरे उससे याद आया, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 24,938 के लेवल्स पर मजबूती निफ्टी में कायम, करीब 200 अंकों की तेजी और कच्चे तेल का उबाल धीरे धीरे कम होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। घरेलू बाजार और साथ ही ब्रेंट क्रूड की चाल पर लगातार नजर रखिएगा। जहां उछाल नजर आया तब भी सबसे पहले हमने आपके सामने रखा और इस वक्त अगर आप देखेंगे क्रूड प्राइसेस $73 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करने की कोशिश करते हुए इस पर खासतौर से नजर रखेंगे। लेकिन चलिए इस तेजी और इन तमाम संकेतों के बीच ऑप्शन की भी एक दमदार रणनीति आपके बीच रखते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। एंजल वन से ओशो कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। गुड आफ्टरनून ओशो, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। आज आईटी सेक्टर में ऑब्वियसली काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन है, सो आईटी का ही हेवी वेट काउंटर टीसीएस पे बाई का रिकमेंडेशन है मेरा। सो टीसीएस 3500 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह बनेगी। नियर अबाउट 50-51 रुपीज के आसपास होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 26 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 96 तक के टारगेट्स हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो नियर अबाउट 8000 का है एंड ये पूरा ही सेटअप का जो रिस्क है वो नियरली 4200 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। ओशो बहुत शुक्रिया आपका ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। टीसीएस 3500 की कॉल खरीदने की राय, 50 रुपए के दाम पर, लक्ष्य 96 और स्टॉप लॉस 26 का मेंटेन कीजिएगा। अधिकतम मुनाफा ये कॉल वर्कआउट होने पर 8050 रुपए का हो सकता है और अगर रिवर्स आती है तो अधिकतम नुकसान 4200 का होने की भी संभावना। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन चलिए हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नीलेश जैन। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड्स से ही शुरुआत करते हैं। बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल देखिए खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन निचली स्तर से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर खरीदने की सलाह होगी। सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल, इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपोलो हॉस्पिटल में एक काफी अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस हिसाब से हॉस्पिटल एंड फार्मा स्टॉक में लगातार ट्रैक्शन बना हुआ है। ये पर्टिकुलर स्टॉक एक टेक्निकल ब्रेकआउट के चलते साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पे भी नजर डाले तो 2% का हुआ इजाफा यहाँ पे हुआ है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल में एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 7260 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 6980 का। वहीं जो दूसरा स्पेस है रडार पे वो है रियलिटी पैक। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी रियलिटी पैक में से प्रेस्टीज स्टेट ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में दिखाया है और यहाँ से फर्दर मोमेंटम ब्रेकआउट के चलते हमें 1755 तक का नजर आ रहा है। 1645 की स्टॉप लॉस से प्रेस्टीज स्टेट इस पर्टिकुलर काउंटर में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ खरीदारी की राय नीलेश जी की तरफ से और साथ ही फार्मा स्पेस सब सेगमेंट हॉस्पिटल प्लेयर्स में से अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक में अच्छी मजबूती, नतीजों के साथ साथ पॉजिटिव फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी लगातार अच्छे, करीब 2% की तेजी के साथ 7260 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं नीलेश जी। नीलेश जी, जहाँ पर आप अपोलो हॉस्पिटल पर अपनी राय दे रहे हैं, मैक्स हेल्थ केयर पर भी आपका एक टेक जानना चाहेंगे क्योंकि आज के सत्र में ये स्टॉक में भी अच्छी खासी मजबूती है और पिछले हफ्ते भी जब मार्केट में वॉलेटाइल मूव्स थे मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स तो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। पिछले 5 सेशन के चार्ट्स भी अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 6-7% की गेंस स्टॉक में नजर आए हैं। पॉजिटिव ब्रोकरेज के चलते स्टॉक में मूवमेंट भी है और 1400 जेफरीज का तो मानना है कि इन लेवल्स तक भी जा सकता है। आपकी राय, टेक्निकली चार्ट्स पर कौन से टारगेट्स आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? बिल्कुल मासी, देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को पिछले सप्ताह ही खरीदारी करने की सलाह दी है। आउटलुक अभी भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। 1270 से लेके 1300 तक की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की हुई है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करने की सलाह होगी। काउंटर में अंडरटोन काफी पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ पे जिस हिसाब से ब्रेकआउट 1200 के लेवल पे हमने देखा था
उसके चलते बड़े टारगेट की अगर हम बात करें तो काउंटर यहाँ से 1400 तक के भी लेवल को छूने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजीशन लिहाज से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करके चल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक राय इस वक्त मैक्स हेल्थ केयर पर पिछले सप्ताह से एक्शन में स्टॉक है और यहाँ पर भी अगर एक मौका मिले तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त आईटी और कुछ बैंकिंग मेजर्स से हैं। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से भी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है और साथ ही एलएनटी के चार्ट्स में भी अच्छी खासी मजबूती। टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, सन फार्मा और ब्रिटानिया के चार्ट से जहां पर बिकवाली का दबाव है। लेकिन महानगर गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, हरीश जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। एमजीएल ऑलमोस्ट 3% के गेंस और आईजीएल, दोनों में से आईजीएल में ज़्यादा मजबूती आज के सत्र में 6% की तेज़ी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट है सिटी की और सिटी के रिपोर्ट में कई सारे रैशनल ईवी प्लेज को लेकर जिसका एक एक्शन या इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ सकता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये रिपोर्ट के ठीक बाद स्टॉक में हम मूव देख रहे हैं ऑन अ पॉजिटिव साइड। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है आईजीएल, एमजीएल पर राय क्या होगी? मानसी जी, जिस तरीके से दोनों चार्ट्स देखे जाए तो देखिए एमजीएल और आईजीएल ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन में है बहुत लंबे समय से। तो कोई क्लियरली मेजर ब्रेकआउट्स नहीं है अभी भी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए एमजीएल में अभी भी देखा जाए तो 1450 के अराउंड एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है। इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है बहुत दिनों से। और सेम थिंग विद आईजीएल आल्सो। तो देखा जाए तो दोनों में कंसोलिडेशन में है। तो नीचे लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा करंट लेवल्स पे जब तक ये क्लियरली ब्रेकआउट नहीं देता है। आईजीएल 1450 का लेवल्स, सॉरी एमजीएल में 1450 का लेवल्स क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं अवॉइड करूंगा बाइंग के लिए। और अगर किसी के पास लॉन्ग ऑलरेडी होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1285 का। और 1285 का स्टॉप लॉस अभी भी होल्ड कर सकते हैं अगर, लेकिन एक क्लियर ब्रेकआउट आना चाहिए 1450 के ऊपर, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक क्लियर तेजी देखने मिल सकता है एमजीएल में। अगर आईजीएल की बात करते हैं तो आईजीएल में भी सेम रेजिस्टेंस देखा जाए तो 220 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है उसी के रेंज में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग थोड़ा उसके ऊपर ही बाइंग में इनिशिएट करना चाहिए 220 के ऊपर ही। तो तब भी जाके मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बिल्टअप होते देखने मिल सकता है। और किसी के पास अगर बाइंग है, होल्ड है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 190 का और होल्ड बना रखे थोड़े टाइम के लिए। अगर 220 का लेवल क्लियरली ब्रेकआउट आता है तो मुझे लग रहा है कि एक शानदार रैली देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा एमजीएल और आईजीएल दोनों में। जी बिल्कुल, आईजीएल एमजीएल पे इम्पोर्टेंट राय हरीश जी के। नीलेश, यहाँ पे कंजम्पशन स्पेस में भी जो है अच्छी थोड़ी बाइंग देखने मिली है। आपको कुछ कंजम्पशन स्पेस पे कुछ अच्छा लग रहा है या न्यू एज टेक स्टॉक्स में भी अगर बात करें तो जो कंजम्पशन रिलेटेड है, इटर्नल हुआ या आप कह सकते हैं कि पेटीएम हुआ, तो कंजम्पशन स्पेस से कुछ अच्छे नाम आ रहे हैं आपके सामने नीलेश? बिल्कुल, देखिए कंजम्पशन स्पेस में अगर हम इटर्नल इस पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर डालें तो यहाँ पर निचले स्तरों से सपोर्ट जो 240 का लिया था उसके बाद एक फॉलोअप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पुल बैक मूव हम कह सकते हैं स्टॉक में 260 तक का देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 260 के टारगेट के लिए 242 का स्टॉप लॉस अपना होगा। 260 एंड 265 के टारगेट्स होंगे। जी बिल्कुल, इटर्नल पे भी देखें तो डेज हाई के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ गया, 250 के ऊपर है। 240 का जो बहुत समय से जो स्टॉक मूव करता था अब कंफर्टेबली उसके ऊपर आ गए। तो ऑफकोर्स नए लेवल्स पे भी नज़र रखिएगा। ऑफकोर्स राजेश जी, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पे एक बार जो है आपकी राय लेना चाहते हैं कि रेलवे जो है ऑफकोर्स डोमेस्टिक फेसिंग है, इनमें जो है अच्छी मोमेंटम भी आती है जब भी बाइंग आती है। लास्ट मंथ भी देखा था हमने कि एक अच्छी मोमेंटम आई थी। आज के स्टॉक की बात करें तो हमारे डीप डाइव सेगमेंट से हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गायशुंदर ने टीटागढ़ रेल को पिक किया था। अब देखिए वहाँ निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी भी देखने मिली है और हमारी एक खास सेगमेंट थी वॉर प्रूफ वाले स्टॉक्स, और उसमें अभिषेक ने जो है बहुत अच्छे लिस्ट लेके आए थे वॉर प्रूफ स्टॉक्स, और यहाँ पे भी टीटागढ़ रेल की जो है बात हुई थी। तो ऑफकोर्स एनालिस्ट कम्युनिटी और हमारी जो डीप डाइव रिसर्च है दोनों ही स्टॉक को जो है पैन आउट करेगी, अच्छी मोमेंटम आ सकती है, बाई देखने मिल सकती है। तो ज़रा बताएं टीटागढ़ रेल पे क्या कहानी है। ऑफकोर्स आपके हमारे कैलकाटा के साइड में, मैं भी कैलकाटा से हूँ और राजेश जी भी कैलकाटा से हैं,
तो ये जो है वेस्ट बंगाल की कंपनी है, तो बस ज़रा बताएं टीटागढ़ रेल में क्या जो है मोमेंटम है, क्या प्ले है, ज़रा बताएं। सही कहा शरद जी। हम दोनों कलकत्ता से हैं और टीटागढ़ रेल भी कलकत्ता से ही है, माने कलकत्ता में इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो कनेक्शन तीनों का कलकत्ता से ही है। जोक्स अपार्ट, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत साउंड फंडामेंटल्स हैं और हमारी कवरेज इसमें बहुत नीचे के लेवल से रही है, वहां से तो बहुत बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की ऑर्डर बुक इनकी है, खास करके वैगन मैन्युफैक्चरिंग में, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो फैला हुआ कारोबार है इनके सब्सिडियरी के द्वारा, वहाँ एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। और पिछले दिनों से जो करेक्शन हमने देखा है स्टॉक में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको एंट्री करने की। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा नजरिया ट्रेडिंग का ना रख के या स्विंग ट्रेड का ना रख के आपको कम से कम 9 से 12 महीने का रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम जब जानते हैं कि वैगन मैन्युफैक्चरिंग जो है एक समय लेता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, फिर आगे डिलीवरी होगी, तो इसमें थोड़ा समय लगता है कि तुरंत नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऑर्डर बुक को देखते हुए और खास करके इस बात के मद्देनजर कि जो सरकार का रवैया है वैगन्स वगैरह को बढ़ाने का, कोचेस बढ़ाने का, तो वहां से मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी नए ऑर्डर्स आने की उम्मीद बनती है। तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। नजरिया थोड़ा सा 9 से 12 महीने का रखना पड़ेगा और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से 15 से 20% की बढ़त हो जाए। जी बिल्कुल, टीटागढ़ पे जो है लॉन्ग टर्म व्यू तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव मोमेंटम है। हरीश, ऑफ कोर्स पेटीएम पे एक बार आते हैं। थोड़ी रिन्यूड इंटरेस्ट भी दिखती है कभी कभी स्टॉक पे। पेटीएम का एक स्क्रीन के चार्ट लेके आए एक बार, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स देखिए तो एक रिकवरी तो डेज लो से आई है, अराउंड 870 टू 80 के लेवल्स में है। यहाँ पे चार्ट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है हरीश, कि अभी कंसोलिडेशन ही फेज में पेटीएम रहने वाला है। शरद जी, पिछले हफ्ते में हमने एक ब्रेकडाउन दिया था चार्ट स्ट्रक्चर में। पेटीएम में देखा जाए तो पिछले हफ्ते के सेल ऑफ के बाद आज थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास डाउन था, तो आज के दिन में देखा जाए तो नीचे लेवल्स पे थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है। लेकिन अभी भी क्लियरली की सपोर्ट्स के लेवल्स के आसपास है पेटीएम। 840 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट बेस बना हुआ है इमीडिएट बेसिस में। उसके नीचे निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 810 के अराउंड, क्योंकि जो 200 मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट जोन है, तो दोनों सपोर्ट ध्यान रखना चाहिए। अभी तक मेरे हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है, और ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि जो सेल ऑफ देखने में था उसके चलते थोड़ा बहुत चार्ट्स पे थोड़ा बहुत ये हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही है। तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं बिल्कुल अभी भी, जब तक 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट जोन है 810 का, तो उसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस में लग रहा है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। जो भी अभी डिप्स मिले मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए चांस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं करंट लेवल्स पे भी। और 810 का मुझे लग रहा है कि अगर डिप्स में मिलता है तो 840 के अराउंड भी तो अच्छा लेवल्स रहेंगे बाइंग के लिए। तो थोड़ा कॉशियस है, लेकिन जो भी है 810 का की सपोर्ट है, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके किसी को अगर बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए 810 के स्टॉप के साथ। तो 810 के नीचे मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस ज्यादा फर्स्ट पे चलता हुआ दिख सकता है पेटीएम में। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में है। अगर किसी को बाइंग ऑलरेडी बाइंग है तो होल्ड कर सकते हैं 810 के स्टॉक के साथ और टाइम पीरियड के लिए। तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मुझे लगा कि 920 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो क्रॉस करता है तो 860 तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो ओवरऑल अभी देखा जाए तो कंसोलिडेशन में है, तो जो सेल ऑफ के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो थोड़ा वेट करें फर्दर बाइंग के लिए, डिप्स के लिए वेट करें। तो 840 के अराउंड मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग को कोशिश कर सकते हैं, और 810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पेटीएम में। पेटीएम अगर होल्ड करे तो होल्ड करिए, नहीं तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जो है BTST STBT ट्रेड्स, क्या इवेंट्स टू वॉच रहेंगे कल के लिए, और एक बहुत खास शो जो है इस हफ्ते जो हम लाने वाले उसकी भी आपको डिटेल्स बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और मार्केट एट 3। हमारे इस सेगमेंट का अब रुख करते हैं। आनंद हमें बताएंगे सारे शेयर्स जो इस वक्त फोकस रेडार पर हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स आज?
जी गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी 200 अंकों से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है और निफ्टी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है सेक्टर वो है आईटी का। आईटी शेयरों में देखें तो कोफोर्ज करीब 2.5% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परसिस्टेंट टेक महिंद्रा भी 2% की तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, बजाज फाइनेंस के शेयर को देखें, पॉजिटिव एक्शन है और औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आईजीएल पर क्रूड का असर देखने को मिल रहा है, यहाँ भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। 6% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है और यहाँ भी औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर से ग्लैंड फार्मा भी 4% ऊपर है और यहाँ भी औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खबरों की बात कर लेते हैं। टीसीएस पर खबर है, डेनमार्क के सबसे बड़े रिटेलर सेलिंग ग्रुप के साथ कंपनी ने करार किया हुआ है और ये जो करार है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड माइग्रेशन के लिए कंपनी ने किया है। इसी के चलते शेयर 1.5% की आज तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा ल्यूपिन पर भी एक खबर है, सीनो यूनिवर्सल फार्मा के साथ कंपनी ने लाइसेंसिंग करार किया है। चीन में टियोट्रोपियम डीपीआई दवा के कारोबार के लिए कंपनी ने ये करार किया हुआ है और पॉजिटिव एक्शन शेयर में देखने को मिल रहा है। अंत में ब्रोकरेज की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ पर एंटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा एपीई बढ़ने का अनुमान लगाया हुआ है। साथ ही साथ हर 4 से 4.5 साल में वीएनबी जो है उसकी भी दोगुना बढ़ने की उम्मीद जताई है। अगर हम एपीई की ग्रोथ की बात करें तो कुल एपीई में करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के। इसी के चलते शेयर में आज 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज हमें देखने को मिल रहा है। ओके आनंद, शुक्रिया आपका ये 3:30 बजे तक के अपडेट्स हमें बताने के लिए। एचडीएफसी लाइफ को ही पुलअप करता है सीधा 2.25% की तेजी। एंटी की रिपोर्ट का असर स्टॉक प्राइस में इस वक्त देखने को मिला है। इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा एपी ही बढ़ने की उम्मीद है। फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पर अप्रोचेस और इन्हीं अप्रोच के चलते लाइफ इंश्योरेंस पे राजेश जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। पिछले दिनों कुछ डेटा पॉइंट्स भी आते हुए दिखे लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े, इंश्योरेंस से इनफैक्ट जुड़े हुए और पॉजिटिव थे इनफैक्ट, और उसी के ठीक बाद इनफैक्ट उससे भी पहले एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ फोकस रेडार पर रहता है। कैसे देखते हैं इस स्पेस को आप और एलआईसी मेजर पर भी है? इनफैक्ट ओवरऑल स्पेस पर आपके चुनिंदा प्लेयर्स, पसंदीदा स्टॉक्स पर राय दीजिएगा। देखिए, नो डाउट बहुत एक्साइटिंग स्पेस है और बहुत स्कोप है अपसाइड का बिजनेस लीग के लिहाज से अगर कहूँ तो, क्योंकि आज भी देखें तो इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट हमारे देश में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और जिस तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, नई तरीका से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है इंश्योरेंस को लेकर के, मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा बनता है। अब आता है कि इस पूरे स्पेस में चुनना क्या है, तो चुनने के लिहाज से मैं समझता हूँ कि सबसे पहली पसंद हमारी हाउस की एलआईसी ही है, क्योंकि आप देखो 67% के आसपास उनका मार्केट शेयर है। इस बार के नंबर्स बहुत शानदार आए थे, चौथी तिमाही के नतीजों की बात कर रहा हूँ मैं। एपी वीएनबी में बहुत अच्छी बढ़त देखी गई थी। मेरे हिसाब से 75-76 रुपए की अर्निंग्स पूरे साल की रिपोर्ट हुई, जो कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि 90-92 रुपए की अर्निंग्स आएगी। उस लिहाज से अगर आप देखो तो 10 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एयूएम अगर देखेंगे एलआईसी का, तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो भी एयूएम है उसके बराबर पड़ता है और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आने वाले दिनों में भी जिस तरीके के मैनेजमेंट के बयानात आए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एलआईसी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, यहाँ ध्यान देना चाहिए। दूसरे, अगर इस प्राइवेट स्पेस में अगर कोई पसंद करनी हो तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का नाम आएगा। अच्छी पेरेंटेज है और उस कारण से इनके कस्टमर एक्विजिशन अच्छे हो सकते हैं क्योंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू। दूसरे, अगर आप देखें तो नंबर्स अच्छे आए थे एपी वीएनबी में, वहां भी बढ़त की अच्छी उम्मीद बनी हुई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने जिस तरीके से अपनी कंपनी का किया है, डिजिटल में जहां बढ़त बनाई है, वो काबिले तारीफ है। तो वहां भी हमें 900 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक में एलआईसी में 1200 के टारगेट है हमारे आने वाले 12 से 18 महीने में, और एचडीएफसी लाइफ में 900 के टारगेट है। तो ये दो स्टॉक हमारी स्पेस में है। लाइफ इंश्योरेंस प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है और इस पर हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी हमने जानी। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर को ही लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर भी हमारे पास। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब एविएशन इंश्योरेंस 15 से 20% महंगा हो सकता है। क्या है ये खबर, इसके पूरे मायने एक बार अनुराग शाह से समझते हैं। अनुराग, बताएं।
अहमदाबाद प्लेन हादसे में जो इंश्योरेंस की लाइबिलिटी है वो ज़्यादातर जो फॉरेन री इंश्योरर कंपनियां हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और भारतीय जो घरेलू कंपनियां हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं आएगा, उनको ज़्यादा लॉसेस नहीं आएंगे क्लेम के। लेकिन इसका असर जो है वो अगले साल देखने को मिलेगा और जो रिन्यूअल होंगे वहाँ पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एविएशन इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 15 से 20% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट काफ़ी हार्ड हो गया है, वहाँ पे काफ़ी दबाव है और इसके चलते हल इंश्योरेंस जो कि एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा वॉर रिस्क से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इन तमाम का जो कवरेज है एविएशन सेक्टर का उसमें प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि री इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ेगी ग्लोबल फ्रंट पे। तो उसके बाद जो भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी अपने एविएशन इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना होगा। जिस तरह से जो अहमदाबाद का हादसा है उसमें 2000 से लेके 2500 करोड़ तक का क्लेम आने की उम्मीद है और ये पूरा का पूरा लगभग जो क्लेम है वो विदेशी री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वहन किया जाएगा। तो इसी के चलते अब उनके द्वारा आगे चल के प्रीमियम बढ़ाया जाएगा और उस प्रीमियम को फिर इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो अपने एविएशन कंपनियों में ज़्यादा प्रीमियम बढ़ाकर वसूल करेगी और आगे चल के ये भी देखने को मिल सकता है कि एविएशन कंपनियां भी उसे पैसेंजर में एयर फेयर के रूप में भी बढ़ाकर इस्तेमाल कर सकती है। ओके अनुराग, बहुत शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव जानकारी हमें बताने के लिए और इससे जुड़े जो भी टेकअवेज और आगे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, लेकिन इसमें अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इंश्योरेंस प्ले फ्लेवर में ज़रूर है, इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। लेकिन हमारी एक और ख़ास सेगमेंट एसएमई आईपीओ से सावधान, इसे शानदार प्रतिसाद मिल रहा है और सैचरोम शरद पिछले दिनों इस कंपनी पर हमने हमारी एनालिसिस भी की थी, शरण हमारे एक्सपर्ट उन्होंने अपनी राय भी दी थी और ऑफ कोर्स इस वक्त अगर आप देखें लिस्टिंग के ठीक बाद किस तरह के टेकअवेज मिलते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल मानसी, हम लोग एसएमई आईपीओस को जो है बेतौर तरह पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे अवॉइड कॉल्स रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे कंपनीज भी होते हैं और हमने आइडेंटिफाई कर दिया था सैचरोम को। यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स फ्लेवर फ्रेगरेंस वाली कंपनी है और ऑफकोर्स जो एंकर्स थे वो भी डिसेंट थे और हमने बता भी दिया था कि ये वेट एंड वॉच वाला स्टॉक है या ना। ग्रीन सिग्नल जो है हमारे आईपीओ के जो एनालिस्ट है शरण लल्ला ने उन्होंने कहा था और ऑफ कोर्स देखिए अब रिएक्शन 50% से ज़्यादा प्रीमियम पे जो लिस्ट की है। तो ये देखिए हम जब एसएमई आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कंसर्न्स तो रहते हैं, लेकिन कहीं पे कमाई के मौके बनते तो वो भी हम आपके सामने दिखाते हैं और हमारा जो टारगेट एकदम बैंग ऑन था और हम एकमात्र चैनल है जो एसएमई को फुल्ली कवर करते हैं, फुल्ली जो बताते हैं कि कहाँ पे कमाई के मौके और कहाँ से आप लॉसेस से बचे। और आप देखिए इसका रिजल्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, सैचरोम का 50% से ज़्यादा का जो है आप देख सकते हैं प्रीमियम है। कंपनी भी अच्छी है और आप देखिए अब मोमेंटम जो है लिस्टिंग डे में देखने मिला, तो ये ईटी नाउ स्वदेश का इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और शरद स्क्रीन कितना सुंदर लग रहा है, एवरीथिंग इन ग्रीन। अभी जब हम बात कर रहे थे बाजार में तो मजबूती है ही, एसएमई आईपीओ से सावधान ये हमारा सेगमेंट भी कितना बढ़िया रिस्पॉन्स से मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से हम कोई वीक पॉइंट्स हैं, रिस्क्स हैं वो भी बताते हैं, साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रेंथ और ट्रिगर्स जो कि ग्रोथ वाइज आगे पॉजिटिव हैं, जैसे कि सैचरोम लिमिटेड के लिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो लगातार हमारे फोकस रेडार पर है ही। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, वो अपना कीमती समय हमें देते हैं और ये सारे के सारे स्टॉक्स पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपनी राय देते हैं ताकि वो अपने मार्केट रिलेटेड डिसीजंस ले पाएं। चलिए इसी कड़ी में जहां तमाम स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ग्रीन मार्केट और इस वक्त ग्रीन स्क्रीन की जहां हम बात कर रहे हैं, दो और शेयर्स हैं जहां पर अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। एक तो इंडियन होटल्स के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए, अच्छी खासी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और साथ ही MFSL भी आज बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन था और ये एक्शन बिल्कुल इंटैक्ट है। नीलेश जी, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे, दोनों ही शेयर इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करते हुए। बिल्कुल, देखिए MFSL इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग अपट्रेंड में काउंटर रहा है और लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड हाइट फॉर्मेशन हमें MFSL इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1576 फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है, अभी भी स्टॉक में जगह है कि ये 1600 और 1630 तक की अपसाइड दिखा सकता है। 1540 के लेवल जब तक निचले स्तर पर ब्रेक नहीं होते तब तक MFSL इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करने की सलाह होगी क्योंकि ये ऑलरेडी आज के सेशन में एक बड़ा स्पर्ट
3.5% के आसपास का हम देख चुके हैं। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे लॉन्ग करें। 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 1600 और 1630 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंडियन होटल, देखिए यहाँ पर भी एक पुल बैक है पिछले 3 दिनों की लगातार एक तरफा गिरावट के बाद, और ये पुल बैक जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 770 790 तक का मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 730 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। इंडियन होटल का स्ट्रक्चर भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मजबूती है। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस पोजीशंस को भी इंटैक्ट रख सकते हैं। एमएफएसएल के चार्ट्स लगातार एक्शन दिखाते हुए तेजी जारी रहने के पूरे आसार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स जानने की कोशिश और साथ ही क्यूज यानी कि इवेंट्स और ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे। आप बने रहें। Oswal Pumps Limited, manufacturer of solar-powered and grid-connected submersible and monoblock pumps, electric motors comprising induction and submersible motors as well as solar modules. Now, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और अब चलते हैं पेट्रोलियम सेगमेंट में। पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर नेचुरल गैस को जीएसटी दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्रालय से चर्चा जारी है। पूरी खबर दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर इस बात की अपील की है कि जीएसटी के दायरे में नेचुरल गैस को लाने की ज़रूरत है और इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय से एक बार फिर से इस मसले पर संपर्क किया गया है, क्योंकि कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर नेचुरल गैस कंजम्पशन के टारगेट को हासिल करना है 2030 तक, तो ज़रूरी है कि टैक्सेशन रिलेटेड जो क्लैरिटी है वो देने की ज़रूरत है। लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाई जाए और इसके लिए प्रयास फिर से शुरू किए जाएं। इस बात की अपील जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने की है। साथ ही साथ मंत्रालय का ये भी मानना है कि अगर टैक्सेशन रिलेटेड क्लैरिटी दी जाएगी तो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसका काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। लिहाजा प्राइस का भी मसला है, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर सक्षम नहीं है कि जितनी डिमांड डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन में डोमेस्टिक गैस की सप्लाई जो है की जाए। लिहाजा टैक्सेशन में क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर गैस की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। लिहाजा नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाना बेहद ज़रूरी है। इस बात को लेकर प्रयास फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इस कंसल्टेशन प्रक्रिया में शामिल है। साथ ही साथ इस बात पर भी सहमति है कि नेचुरल गैस और एटीएफ का जो इंक्लूजन होगा जीएसटी में वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके प्रयास पिछली जीएसटी काउंसिल में देखने को भी मिले थे, जहां पर एटीएफ के मसले पर चर्चा की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी कि राज्यों ने साफ तौर से ये कहा कि अभी वो नहीं चाहते कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाई जाए, इस मसले पर चर्चा की जाए, क्योंकि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मसले हैं, रेवेन्यू लॉस हो सकता है राज्यों को, इस बात की चिंताएं थी जिसको जाहिर किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी और काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वित्त मंत्रालय इस मसले पर फिर से आगे बढ़ती है, फिर से प्रस्ताव तैयार किया जाता है। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से इस बात की अपील की है कि सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाई जाए और इसके प्रयास फिर से शुरू किए जाएं। बिल्कुल, नेचुरल गैस जीएसटी में आता है कि नहीं वो समय बताएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एक बार स्क्रीन पे लाए एमजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल, तीनों स्टॉक्स को फायर करें डायरेक्टर साहब, तो आप देखेंगे कि तीनों स्टॉक्स में जो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। हरीश, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस भी बाजार कर रहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस हाइक्स और ले इन द कमिंग 6 मंथ्स, खासकर कि आईजीएल को लेके, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस के बाद एक हाइक तो हो चुकी है, दूसरे और 1-2 हाइक्स इन द पाइपलाइन है। करंटली जो है आप बताएं कि ऑलमोस्ट स्टॉक 7% ऊपर है, 200 लेवल्स के ऊपर है। एमजीएल भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। गुजरात गैस डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें, देखें कि इसमें क्या मोमेंटम आ रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पे देखें तो गुजरात गैस में भी
जो है अप मूव आया है, उतना खास नहीं पर ऑलमोस्ट 1.4%। खास करके आईजीएल एमजीएल में देखा तो टेक्निकल सेटअप किसका बढ़िया लग रहा है जो और सस्टेन ग्रोथ आ सकता है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले? हरीश बताएं। तरह जी, जिस तरीके से देखिए इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आईजीएल की बात करते हैं तो आईजीएल में 220 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, मल्टीपल टाइम्स वो टेस्ट कर चुका है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है अभी भी इंटैक्ट है। जब तक 220 के ऊपर नहीं निकलता है स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है कि एक रैली देखने नहीं मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है तो करंट लेवल से थोड़ा बहुत और फर्दर रैलीज के ऊपर 215 220 लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और डिप्स के लिए वेट करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने हर बार इस लेवल्स पे आने के बाद प्राइस का मोमेंटम फिजल आउट होते हुए देखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाय करने की राय है मेरी। तो करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड रहेगा एमजीएल में, आईजीएल में। तो मुझे लग रहा है कि 220 के ऊपर एक फ्रेश लॉन्ग बैठेगा मेरे हिसाब से आईजीएल। और गुजरात गैस की बात करते हैं, गुजरात गैस में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो 490 के 495 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, 200 मूविंग एवरेज का है। तो इसके ऊपर ही मैं एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूंगा दोनों आईजीएल और गुजरात गैस फिलहाल के लिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है इम्पोर्टेंट कमेंट्री हरीश के तरफ से। एक बात है मानसी, राइट्स इशू। राइट्स इशू हम बहुत देख रहे, फंड रेज हो रही है। राइट्स इशू एक चीज याद रखिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए रहती है। या वो ले सकते हैं या रिनाउंस कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन राइट्स इशू में मसले बहुत आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शकों ने हमने लिखा भी कि शरद राइट्स इशू में जो है बहुत सारे राइट्स इशू जो छोटे वाले होते हैं, खास करके 50 करोड़ रुपए वाले, उनमें देखा जाए तो मानसी बहुत सारे झोल है। अब वो बोल रहे कि क्या ये सही कंपनीज हैं, क्या ये फंड रेज सिर्फ हो रहे कि प्रमोटर्स राउंड ट्रिप करे फंड्स का। तो हम जो है धीरे धीरे करके कंपनीज को लिखने वाले हैं और एक मुझे नाम चाहिए। राइट्स राइट है कि राइट्स रॉन्ग है, कुछ जरा बताएंगे? शरद देखिए, आपने सही कहा कि हमें ऑब्जर्वेशंस आते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं और ET Now स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य ये है कि सही और सटीक राय हम दे। राइट्स इशू में बहुत सारे जोल है। अगर आपने कहा आपकी टीम, हम सब ने आपके लिए पैकेजिंग कर ली है और नामकरण भी हो चुका है, हर इशू राइट नहीं। कैसा लगा आपको नाम? बहुत सही है, हर इशू राइट नहीं। ये खास करके हमारा शो आने वाला है राइट्स इशू के में कि इस राइट्स इशू में हम लगाएंगे कि नहीं, या जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वहाँ पे कौन लगाए कोई नहीं लगाए, कौन सी गलती आ रही है कंपनी में, ये सारे चीज़ डिटेल्स हम आपके लेके आएंगे। और हम एकमात्र चैनल है जो ये सेगमेंट कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इन राइट्स इशू में गलती क्या है या इसमें अच्छाई क्या है। सारे जो राइट्स इश्यूज हैं उसको हम लोग लिखने वाले हैं और ये सारा जो स्पेशल कवरेज होगा राइट्स का इस हफ्ते होगा। जल्दी हम आपको डेट अनाउंस करने वाले हैं। चलिए, तो शरद इस सेगमेंट का तो इंतजार रहेगा और इसका नामकरण भी आपके लिए हमने कर दिया है। हर इशू राइट नहीं, लेकिन हाँ आपको ये भी बता दें कि जो राइट है उसे राइट तरीके से ET Now स्वदेश आपको बताएगा और जो रॉन्ग है उसे अनबायस्ड रॉन्ग है वो भी हम बताएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विकली हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी BTST कॉल जान लेते हैं। हरीश, आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड? बाजार में तो वैसे काफी मजबूती है, कोई ट्रेड लेकर जाना चाहेंगे? मानसी जी, मेरे रडार पे एक स्टॉक है जो है भारत फोर्ज का। अगर भारत फोर्ज का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले हफ्ते में 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, फिर से आज के सत्र में कल के फ्राइडे के सत्र में करेक्शन में रीटेस्ट किया था। तो मुझे लग रहा है कि एक भारत फोर्ज है जो मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है स्टॉक में और FNO में देखते हैं तो भी मुझे वहां पे भी बिल्टअप है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहा है। तो भारत फोर्ज को करंट लेवल से बाय कर सकते हैं BTST की तरह। तो ऊपर का टारगेट से 1390 से 1400 का लेवल्स रहेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1300 का। कुछ BTST के तौर पर 1% की तेजी, 1322 यहाँ से अपसाइड टारगेट्स विजिबल नजर आते हैं हरीश को। क्विकली कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी इवेंट्स आपको बता देते हैं। हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखिएगा, 10 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है कल। इसके अलावा अमेरिका में 2 दिवसीय FOMC बैठक जो है वो कल शुरू होने वाली है। इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो परसों आता हुआ नजर आएगा बुधवार के सेशन में, लेकिन कल से ये 2 डेज मीट जो है वो शुरू हो जाएगी। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी भी आने वाली है, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी है। अक्रॉस द ग्लोब सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर फोकस रहेगा ये हफ्ता, इसके चलते भी फोकस रेडार पर है और इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना भी। और इसके साथ साथ अमेरिका में मई के रिटेल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। राजेश सर, लगातार कच्चे तेल की चाल पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल की चाल के साथ साथ सुरक्षित निवेश के तौर पर, सेफ हेवन के तौर पर
हमने देखा कि सोने चांदी की चाल में भी लगातार चमक देखने को मिली है। बुलियन मार्केट एंड रिलेटेड इक्विटी मार्केट इम्पैक्ट को आप कैसे देखते हैं? गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स हो गए, पिछले दिनों क्रेडिट पॉलिसी के ठीक साथ साथ हमने देखा था लोन टू वैल्यू रेशियो में जो बढ़त थी उससे गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर फोकस आया था। क्या आपकी राय इस स्पेस पर पॉजिटिव या फिर वॉच लिस्ट में रखेंगे? देखिए पंसी जी, आपने सही कहा कि एक तो गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए, सोना हो गया लटकिया आप कह सकते हो, तो एक तो लाख के ऊपर गया। अनुमान ऐसे आ रहे हैं कि कई ब्रोकरेज हाउस के एफआई ब्रोकरेज हाउस के डेस्क से हमने देखा है कि $4,000 के अनुमान दे रहे हैं आने वाले 1.5 साल 2 साल। तो ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि गोल्ड में खरीदारी चल रही है। एक तो कंजम्पशन बढ़ रहा है क्योंकि लोग लगातार खरीद रहे हैं। दूसरे, जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते हैं तो लोग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट मान करके गोल्ड में निवेश करते हैं, उस कारण से भी बढ़त बनी हुई है। तीसरे, डॉलर की जो दिक्कतें हैं यूएस में, उस कारण से भी गोल्ड में बढ़त बनी हुई थी। कई चीजें हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। अब भारतीय बात की जाए तो एलटीवी जो 75 से 85 किया गया वो एक पॉजिटिव था, जिसके कारण से दोनों मन्नापुरम और मथुट में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी। लेकिन हमारा जो हाउस का रिकमेंडेशन है वो हमने फेडरल बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, इन बैंकों में दिया है जहाँ की इनका गोल्ड पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और उनके बैंकिंग बिजनेस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ दोनों में बहुत अच्छी बढ़त हो गई है। वहाँ थोड़ा इंतजार करना चाहिए मुथूट और मन्नापुरम में, और किसी को नई पोजीशन बनानी हो तो ये दो स्टॉक है जहाँ पर नजर रखी जा सकती है। जी बिल्कुल, इन दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिए, खासकर कि जो बैंक आपका गोल्ड स्पेसिफिक जो मोमेंटम है। लेकिन एक बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ट पे लाते हैं। शानदार रिकवरी हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, सुबह से टॉप गेनर है निफ्टी में। हरीश, यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स क्या लग रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 400 लेवल्स के ऊपर आ गया है। आप देख रहे हैं स्टॉक में बहुत अच्छी मोमेंटम आ गई है, बाइंग आई है खासकर कि लास्ट 20 मिनट्स में। बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो पिछले फ्राइडे के दिन भी इसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने मिला था और आज के साथ में जो कंसोलिडेशन फेज था उसको निकल के ऊपर से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ऑलमोस्ट 401 का रेजिस्टेंस था वो क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश रैली देखने मिल सकती है बीईएल में, जो कि 445 से 440 लेवल तक इमीडिएट बेस में मुझे ऊपर की ओर दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग करने की भी राय रहेगी करंट लेवल्स पे। देखा है तो जिस तरीके से एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक सही ट्रेड स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं, किसी को होल्ड बाइंग है तो होल्ड रखे इसको ऊपर की ओर। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 445 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वहां पे तक मुझे लग रहा है जा सकता है स्टॉक प्राइस, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 390 का। और मेरे हिसाब से स्टॉक एक क्लियरली ब्रेकआउट पे है, तो बाइंग के एडवाइज है मेरा इस स्टॉक पे। राजेश जी जल्दी से बताएं कौन सा सेक्टर जो है कल तेजी दे सकता है? एंड ऑफ कोर्स डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है तो और बेटर है, क्योंकि ग्लोबल जो टेंशन है उससे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि दूर है। तो अगर आपको एक डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर पिक करना होता कल के लिए जहां पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है, तो राजेश जी कौन सा वो स्टॉक या कौन सा वो सेक्टर रहता? शरद जी, चूंकि मैं फंडामेंटल करता हूं, बट एक दिन के लिए सेक्टर बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके के हालात चल रहे हैं वहाँ मुझे लगता है कि डिफेंस में एक अच्छा प्ले हो सकता है, ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज में अच्छा प्ले हो सकता है, जहाँ के हम ओएनजीसी, हिंदुस्तान और ऑयल एक्सप्लोरेशन ये जैसी कंपनियों पे ध्यान दिए हुए हैं। डिफेंस में हम कोचिन शिपयार्ड, बीईएमएल ये सब पे ध्यान दिए हुए हैं। खास कल के लिए कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ पार्क होटल के साथ जाना चाहिए। अभी आपके लोग इंडियन होटल्स की चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है वहाँ नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, बढ़त अच्छी बनी हुई है, 2500 के आसपास रूम है, 100 स्टोर उन्होंने फ्लोरिस के खोल लिए हैं और आने वाले 2 साल में 200 स्टोर करने की बात कर रहे हैं। होटल्स रूम में भी अच्छी एक्सपेंशन है, और सबसे अच्छी बात है कि जो 250 नए होटल रूम्स और 100 रूम के अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसमें 100 करोड़ रुपए की कैश एक्यूरल होने की आने वाली 2 साल में पूरी उम्मीद है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है पार्क होटल्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स डिफेंस नेम्स पे भी जो है नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए अभी जो है बाजार जो है क्लोज होने वाला है। शानदार रिकवरी आई थी दिन में, ऑफ कोर्स जो शुरुआत हुआ था तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन, खास करके इजराइल और ईरान का जो न्यूज़ फ्लो था वीकेंड में, उसके कारण जो थे स्टार्ट स्लो था, एशियन मार्केट्स भी मिक्स थे। लेकिन देखिए रिकवरी सारे दिन हुई है और ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी जो है डेज हाई लेवल्स पे बंद हो सकती है। अब ये जो रिकवरी है
आप देखें निफ्टी बैंक में भी यही स्टोरी प्ले आउट हो रहा है। ब्रॉडर इंडेसेस निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इसमें भी जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, सस्टेन बाइंग देखने मिल रही है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो एक वन वे राइट जो है दिन के ट्रेड में देखने मिला था। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी बात कर लेते हैं। जो शुरुआत में अगर हम बात करें तो रेशियो जो था ऑफकोर्स बेयर्स के फेवर में था, लेकिन अब जो आप कह सकते हैं 1.5 से 2 घंटे बाद जो है आप देखें कि बुल्स के फेवर में आ गया। इंडिया विक्स भी बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पे है, 15 के नीचे, और सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो अच्छी मोमेंटम आई है, लगभग 200 पॉइंट्स की जो है बढ़त निफ्टी में देखी गई है, और निफ्टी बैंक जो है लगभग 440 पॉइंट्स भी। स्टॉक्स में भी बात करें तो ऑफकोर्स IT जो सेगमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिली है। इसके अलावा ट्रेंड, टेक महिंद्रा, कंजम्पशन के नीम्स और डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप गेनर निफ्टी का रहा है। इवन स्टीवेंस हो गया है ऑलमोस्ट 1:1 बुल्स के रेशियो पे और बुल्स एंड बेयर्स के रेशियो पे, लेकिन ओवरऑल जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है। बस एक ही बड़ा लूज़र था आपका निफ्टी में, वो था टाटा मोटर्स। इनके जो JLR के नंबर्स आए थे वो जो है ऑफकोर्स गाइडेंस वीक था FY26 के लिए, लेकिन आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स और ओवरऑल बाजार में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली है, और बेंचमार्क इंडेसेस भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की है। ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडेसेस ने भी वापस अपनी पार्टिसिपेशन की है, तो दिन अच्छा था, रिकवरी अच्छी हुई, और ओवरऑल जो ग्लोबल टेंशन है उसको डिस्काउंट किया जा रहा है। मैक्रो स्ट्रेंथ है, और आप कह सकते हैं क्रूड में भी थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो भारत के फेवर में आ गया है। लेकिन हरीश जी, राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े ET Now स्वदेश में, आपने समय निकाला, धन्यवाद। और मुझे और मेरी सहयोगी मानसी को भी जो है आज्ञा दे। बहुत एक्शन पैक था आज, क्वाइट एक्शन पैक, और ट्यूसडे भी और रहने वाला है, उम्मीद यही है। तो इससे जो है हम जो है विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।